हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू पोस्टमैन या एमटीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम जो कि पिछले साल हुआ था एमपी सर्कल में। आज उसके सॉल्यूशन को देखते हैं, आज उसके हल को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर के प्रमुख कौन होते हैं, यानी हेड ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज। तो जो फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस होती हैं उनके हेड को कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है पत्रों को अस्वीकार करने का नियम, यानी रूल गवर्निंग रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल। तो बेसिकली जो रूल नंबर 50 है या क्लॉज नंबर 50 है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का, पार्ट 1 का, उसमें दिया हुआ है कि रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल से संबंधित क्या नियम है और किस तरीके से उनको लौटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अगर बुकिंग कार्यालय से 600 किलोमीटर की दूरी के लिए बुक किए गए 230 ग्राम स्पीड पोस्ट पत्र का टैरिफ क्या होगा। बेसिकली बताया ये गया है कि 600 किलोमीटर की दूरी है, किसी आर्टिकल को स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो, और उसका वजन है 230 ग्राम का, तो उस पर कितने पैसे चार्ज लगेंगे। तो उस पर जो पैसा चार्जेस होंगे वो लगेगा टैरिफ 60 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सीमा शुल्क घोषणा के लिए प्रयुक्त प्रपत्र हैं, यानी कि जो फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं कस्टम डिक्लेरेशन के लिए वो कौन कौन से नंबर के फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म नंबर CN 22 और CN 23 को कस्टम डिक्लेरेशन यानी सीमा शुल्क घोषणा के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अगर कोई EMO है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, तो अगर वो 500 रुपये का है उस पर कितना कमीशन चार्ज लगेगा, यानी कि 500 रुपये के EMO पर कमीशन क्या होगा। 500 रुपये के EMO पर 5% के अकॉर्डिंग इसका निकाल के देखते हैं, तो इस पर चार्जेस लगेंगे 25 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि APY किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसकी आयु, बेसिकली पूछा गया है कि APY के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज होनी चाहिए APY के लिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 40 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि 18 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल पोस्टेज चार्ज फॉर अ रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर, यानी कि अगर कोई इनलैंड लेटर है और उसको रजिस्टर कराना है तो उस पर कितना चार्ज लगेंगे या कितने शुल्क लगेंगे। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन चार्ज हो जाएगा 70 रुपये और उसके बाद में ILC की रेट 2.50, तो टोटल हो जाएगा 19.50 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से एक प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी नहीं है, यानी बेसिकली पूछा यह गया था कि हेड ऑफिस है उसके इंचार्ज ऑफिसर कौन कौन हो सकते हैं। तो बेसिकली पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर और चीफ पोस्ट मास्टर अलग अलग जगह पर हेड ऑफिस के प्रधान होते हैं, और लेकिन जो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर होता है, सहायक पोस्ट मास्टर होता है, वो प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देर से पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी कि लेट लेटर्स कैन बी प्रेजेंटेड। तो लेट लेटर्स होते हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस की विंडो पर या मेल ऑफिस की विंडो पर या लेटर बॉक्स है किसी मेल ऑफिस का तो उसमें पोस्ट कर सकते हैं, यानी ABC तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि ऑफिस इंचार्ज ऑफ ब्रांच ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज। बेसिकली पूछा है कि जो शाखा डाकघर होते हैं उनके प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं, इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं। तो शाखा डाकघर का जो इंचार्ज अधिकारी होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि BPM। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक ग्राम डाकियों को एक गस्त सूची दी जाती है जिसमें कि ईच विलेज पोस्टमैन इज सप्लाइड विद अ रूट लिस्ट शोइंग। पूछा गया है कि उसमें जो गस्त सूची होती है या जो रूट लिस्ट होती है वो क्या बताती है। तो रूट लिस्ट ये बताती है कि कौन कौन से विलेज या कौन कौन से गांव उनके द्वारा, यानी कि विलेज पोस्टमैन के द्वारा विजिट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू। पोर्टफोलियो किसके लिए सप्लाइड किया जाता है।
तो पोर्टफोलियो सप्लाइड किया जाता है सेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जुरिडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कल, पश्चिम बंगाल परिमंडल का क्षेत्राधिकार क्या है? तो पश्चिम बंगाल परिमंडल का जो क्षेत्राधिकार है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ साथ में सिक्किम और उसके अलावा जो अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह है, में भी इनका क्षेत्राधिकार चलता है पश्चिम बंगाल परिमंडल का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि रूल गवर्निंग पैकिंग से संबंधी जो नियम है वो कौन सा रूल है? तो रूल नंबर 15 है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, वो पैकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि अगर कोई COD आर्टिकल है 12,000 रुपये का, तो उस पर एडिशनल कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी, अतिरिक्त शुल्क क्या देना होगा? अगर कोई COD आर्टिकल 12,000 रुपये का है तो 12,000 रुपये का COD आर्टिकल पर 170 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल बिटवीन 2 स्टेट कैपिटल, यानी कि 2 राज्य हैं, उनकी राजधानी है, इनके बीच में जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है डिलीवरी का स्पीड पोस्ट के लिए वो कितना है? तो बेसिकली एक लिस्ट दी हुई है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर, आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो इसका जो टाइम है वो 1 से 4 दिन का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना है अगर कोई नॉन चेक फैसिलिटी अकाउंट है, तो यानी कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है कोई और उसमें एक चेक की फैसिलिटी नहीं है, तो मिनिमम कितना बैलेंस उनको रखना होगा? अकॉर्डिंग टू आज की डेट के अनुसार देखते हैं, अपडेटेड डाटा को देखते हुए इसका जो मिनिमम बैलेंस है, चाहे वो चेक फैसिलिटी हो खाते की या चेक फैसिलिटी नहीं हो, ऑप्शन नंबर सी डी यानी कि 500 रुपये मिनिमम आज की डेट में रखने होते हैं मिनिमम बैलेंस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू IMO के माध्यम से कितनी धनराशि को प्रेषित किया जा सकता है? तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 50,000 रुपये की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन PLI के लिए पूछा गया है कि जो PLI है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये मैक्सिमम कितने रुपए तक की जा सकती है? तो मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 50 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल बुक इन अ ब्रांच ऑफिस। अगर कोई शाखा डाकघर है वहाँ पर रजिस्टर्ड पार्सल बुक किया जाता है तो उसके लिए मैक्सिमम वेट की लिमिट क्या हो सकती है? तो ब्रांच ऑफिस में इसकी लिमिट है 10 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेल बैग्स आर प्रिस्क्राइब। मेल बैग्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फेस ऑफ एन आर्टिकल इज, यानी कि एक पत्र या वस्तु का मुख है। फेस ऑफ एन आर्टिकल मीन्स साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अगर कोई आर्टिकल है जिस तरफ उसका पता लिखा हुआ हो उसको कहते हैं फेस ऑफ एन आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि हेड पोस्टमैन आर असाइन ड्यूटीज़ ऑफ। जो हेड पोस्टमैन होते हैं उनको क्या ड्यूटीज़ दी जाती है? उनको बेसिकली दिया जाता है कि जो डिलीवरी वर्क है किसी भी पोस्टमैन का जो टेम्परेरी एब्सेंट है उनका कार्य करते हैं हेड पोस्टमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि रूल गवर्निंग रिसीप्ट फॉर आर्टिकल फॉर डिलीवरी। तो इससे संबंधित जो नियम है वो है 113 पोस्टल मैनुअल 6 का पार्ट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है की ऑफ अ केस टीवी इज टू बी फॉरवर्डेड इन, कि जो केस टीवी होती है उसकी जो की होती है, चाबी होती है, उसको किस तरीके से प्रेषित किया जाता है या आगे भेजा जाता है? उसको भेजा जाता है सील्ड कवर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। डाक मंडल के प्रमुख कौन होते हैं? डाक मंडल के प्रमुख होते हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
रूल गवर्निंग मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट को चिपकाने का जो नियम है वो कौन सा नियम है? तो पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का रूल नंबर 23 ये बताता है कि किस तरीके से अपने को पोस्टेज चिपकानी होती है। तो अगर कोई आर्टिकल है उसका जो ऊपरी हिस्सा है राइट हैंड साइड का, वहाँ पर पोस्टेज को चिपकाया जाता है और सेंडर का एड्रेस लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए अधिकतम छूट क्या है? तो वो है 30%। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द डिलीवरी स्टैंडर्ड ऑफ एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक फॉर यूके। यानी कि अगर यूके के लिए कोई इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर दिया तो उसकी जो डिलीवरी का स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होगा? तो उसके लिए टाइमिंग है वो है 206 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30 में पूछा गया कि प्री मैच्योर क्लोजर और एनकैशमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ, यानी कि समय से पहले इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसे बंद कराना पॉसिबल नहीं है? तो प्री मैच्योर क्लोजर के लिए एनएससी 8th सू, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एनएससी के जो अकाउंट्स होते हैं उनको प्री मैच्योर क्लोजर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स एक्सटेंडल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से दुर्घटना बीमा कवर प्रदान कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी NIC इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 RPLI को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? RPLI की शुरुआत की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि कमरमेटिव स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग, यानी कि जो स्मारक स्टैम्प हैं वो इनमें से कहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं? तो जो स्मारक स्टैम्प है वो फिलेटली ब्यूरो, फिलेटली का काउंटर और फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट तीनों जगह पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अपने को उपलब्ध होती है। लेकिन जो स्टैम्प का काउंटर होता है वहाँ पर ये अपने को देखने को नहीं मिलेंगी और अवेलेबल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि रोकड़ कार्यालय और उप कार्यालय के बीच एक्सचेंज किए गए मेल बैग को विशिष्ट मेल सूचियों में विभेद सूचक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि मेल बैग होता है, एक्सचेंज होता है कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में, तो उसको अलग करने के लिए, उसको विभेद करने के लिए, अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है, वो है F। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि बीट इज़ यूज इन कॉन्सेप्ट ऑफ, के जो गश्त शब्द है, बीट शब्द है वो किससे संबंधित है? तो बीट RMS से भी संबंधित है और पोस्ट ऑफिस से भी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बोथ पोस्ट ऑफिस एंड RMS सेक्शन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पोस्टमैन्स बुक इज प्रिंटेड एज, पोस्टमैन की पुस्तक के रूप में छपी है। तो जो पोस्टमैन्स की बुक है, पोस्टमैन की जो बुक है उसे MS-27 के रूप में छापा गया है, MS-27 के रूप में छापा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई टू एवरी सेट, प्रत्येक सेट के लिए कौन सी स्टैम्प है चारों में से वो सप्लाई नहीं की जाती है? तो प्रत्येक सेट के लिए डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प और डेट सील सप्लाई की जाती है, लेकिन जो ऑफलाइन स्टैम्प है, आयताकार जो मोहर है, वो प्रत्येक सेट को नहीं सप्लाई की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में इन केस ऑफ नो रिलीविंग एजेंट, अगर कहीं पर रिलीविंग एजेंट नहीं है तो उस स्थिति में मेल एजेंट को जो लॉक करने के बाद ऑफिस को लॉक करने के बाद जो चाबी है वो उसका क्या करना चाहिए, बेसिकली पूछा ये गया है। तो मेल एजेंट के ना होने की स्थिति में मेल एजेंट को कार्यालय को बंद करने के बाद में जो चाबी है उसे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रखना चाहिए, यानी कि जो व्यक्तिगत क्षमता है उसमें रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, राष्ट्रीय छुट्टी और रविवार के दिन कौन सी पोस्ट ऑफिस खुलती है? वो खुलती है नाइट पोस्ट ऑफिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 40 में पूछा गया है कि BNPL की फुल फॉर्म क्या है? BNPL की फुल फॉर्म है बुक नाउ पे लेटर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर ₹50,000। 50,000
का अगर कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करता है तो उसको क्या छूट दी जाएगी, तो उसके लिए जो छूट है वो है 5%, यानी कि बेसिकली 50,000 का अपने को निकालना है 5,000, तो ये हो जाएगा 2,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट्स आर डिलीवर्ड, यानी कि अगर कोई एक्सप्रेस पार्सल आ गया तो वो कहाँ पर डिलीवर किया जाना है, तो उसको जो भी मंगाता है उसके दरवाजे तक उसको देना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एक्सप्रेस पार्सल का कंसाइनमेंट अपने को पहुंचाना है टू द डोर स्टेप। क्वेश्चन नंबर 43 है, एड्रेसी ऑफ द पेई ऑफ एन ईएमओ विच हैज़ नॉट बीन पेड कैन बी चेंज ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन इक्वल टू, यानी कि अगर एक ईएमओ है जिसका भुगतान नहीं किया गया है और प्रेषक उसमें पत्ते आने वाले का पता बदलना चाहता है, बेसिकली एड्रेस चेंज के लिए पूछा गया है कि एक ईएमओ में एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए जो अतिरिक्त भुगतान है वो कितना करना होता है, तो ये हो जाएगा विदाउट एनी एडिशनल चार्ज ऑन द रेमिटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सी वस्तु है जिससे निषिद्ध नहीं है, यानी कि जिसे ट्रांसमिशन से रोका नहीं जा सकता है, यानी कि उसको बेसिकली पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो विस्फोटक सामग्री को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, किसी सजीव प्राणी को भी नहीं किया जा सकता, कोई अशोभनीय सामग्री है उसको भी ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसे भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड कर दिया है, उसे सही ढंग से उसको कवर कर दिया है, प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो इससे ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि नॉट प्रोहिबिटेड कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, कंपनसेशन टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ एन इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल, कोई इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल खो जाता है तो उसके जो क्षतिपूर्ति है उस केस में क्षतिपूर्ति क्या है, कंपनसेशन कितनी है, तो 30 HDR कंपनसेशन दी जाती है अगर कोई इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल खो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और HDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज़ इन डायरेक्ट अकाउंट विथ, यानी कि कोई शाखा डाकघर है वो डायरेक्ट किससे संबंधित है, यानी उसका जो अकाउंट ऑफिस है, लेखा ऑफिस है, लेखा कार्यालय है, वो कौन सी है, तो बेसिकली ब्रांच ऑफिस एक सब ऑफिस से भी कनेक्ट रहती है और एक ब्रांच ऑफिस कई जगह पर हेड ऑफिस से भी कांटेक्ट में रहती है, यानी कि HO से भी ब्रांच ऑफिस जुड़ी होती हैं और SO से भी जुड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी एक से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एन आर्टिकल विद एन एड्रेस ऑफ नागपुर सेंट टू भोपाल विल बी, किसी आर्टिकल को नागपुर की जगह पहुंचा दिया किसी ने भोपाल, तो ये आर्टिकल हो गया भाई मिसेंट आर्टिकल। मिसेंट आर्टिकल की डेफिनेशन भी यही है कि अगर किसी आर्टिकल को ए स्थान से जाना था बी स्थान पर और उसको पहुंचा दिया कहीं अलग सी स्थान पर, तो बेसिकली ये हो गया मिससेंट आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिससेंट आर्टिकल। और मिसडायरेक्ट आर्टिकल में उसकी डेफिनेशन अलग है थोड़ी सी, और वो डेफिनेशन ये है कि उसका तो जो एड्रेस है वो इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया तो उसको गलत कर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि गजेटेड हेड ऑफिस आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ, यानी कि जो राजपत्रित प्रधान डाकघर होते हैं उन पर किन का नियंत्रण होता है और वो किन के पर्यवेक्षण के अधीन होती हैं, तो ये होती हैं ग्रुप बी के ऑफिसर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कि विलेज पोस्टमैन इज एम्प्लॉयड टू, ग्राम डाकियों को क्यों नियुक्त किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है कि वो अपनी डाक क्षेत्र में डाक वस्तुओं को वितरित करें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट इज डेली रिपोर्ट इन, यानी जो स्पीड पोस्ट सेंटर है SPC है उसका सुपरवाइज़र जो अपनी डेली रिपोर्ट है वो कहाँ पर सबमिट करता है, यानी किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में उसको सबमिट करता है, तो वो बेसिकली MS-83 फॉर्म या MS-83 का जो फॉर्मेट है उसमें अपनी जो रिपोर्ट है डेली रिपोर्ट उसको सबमिट करता है।
तो ये है अंत इस वीडियो का। इसके बाद में अगर किसी को मैथ्स के क्वेश्चन देखने हो या ये जो PDF चाहिए तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर इस PDF को अभी सेंड कर देते हैं और वहाँ से जा कर के आप लोग मैथ्स और रीजनिंग और GK के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं 50 से ऊपर, उन सबको वहाँ पर देख सकते हैं और नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं।